Assalamualaikum मेरे प्यारे बच्चों. This is part two. In this part, we will discuss question number 3, 4, and 5 of paper 2018. Let's start question number 3. अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें and press the bell icon as well for more videos. Okay. So first part is solve. 3A part solve. The meaning of solve is to find the value of unknown. So in A part, the unknown is x. It means you need to find the value of x. Let's start to finding out the value of x. You need to open the bracket first. 3x, 3 is multiplying by x plus 10. It's a linear equation. It's having highest power 1. तो सिंपल आपने पहले ब्रैकेट ओपन करना है. 3 multiplied by x become 3x. 3 into 10 become 30 is equals to 12 minus 7x. So it's very simple question. ये 100% बच्चों को आना चाहिए. ये बहुत basic question है. 30 after changing its position become minus 30, minus 7x become plus 7x after changing its position. 10x, 3x plus 7x become 10x. 30 minus 12 become 18. The larger value having negative sign become minus 18. X is equals to minus 18 upon 10. So it will be equals to minus 1.8. So the answer is minus 1.8. B part, simultaneous linear equation. Again, the question is to solve. Solve means to find the value of unknown. In this part, the unknowns are x and y. The unknowns are x and y. Okay. So in B part, the first step, अगर आप इसको they never mention कि किस टाइप से आपको इसको किस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है. So you can apply any method. You can either solve it by substitution method, either you can solve it by comparison method, either you can solve it by ग्राफिकल तो नहीं कर सकते इसको. ग्राफ के लिए ग्राफिकल के लिए ग्राफ की जरूरत होती है. इसको इधर यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड. तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. तो यू नीड टू कैंसिल आउट इधर एक्स और वाई फर्स्ट. दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है जो आपको आसान लगे. तो मुझे वाई आसान लग रहा है. एक में वाई का कोफिशिएंट है 3 और एक में वाई का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे है 1. Okay, what you need to do in first step, you need to make the coefficient of y same. अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि आपने y को एलिमिनेट करना है, तो आपने y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है. अगर आपने माइंड सेट किया कि आपने x को एलिमिनेट करना है, so you need to make the coefficient of x same. ओके, तो हमने y को एलिमिनेट करना है, तो y का कोफिशिएंट 3 और 1 है. 3 और 1 का मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 3. तो हमने 3 बनाना है. तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी y का कोफिशिएंट 3 है, तो उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो 1 है. 1 को 3 बनाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3. फिर आपने चेक करने हैं दोनों के साइन. क्या दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो बस सिंपल आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है. लेकिन अगर दोनों के साइन सेम होते, जैसे अगर एक दोनों माइनस होते या दोनों प्लस होते, मैंने y के कोफिशिएंट जो हैं वो दोनों माइनस में होते या दोनों प्लस में होते, तो आपने किसी एक नंबर को 1 या 3 में से किसी एक नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करना था, मगर अभी इस चीज की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट आंसर 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इक्वेशन से तो वो सेम रहेगा. 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 28. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी. लेकिन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो यू विल गेट 3 6 18x 18x 3 into 1 3y and 3 9s are 27. माइनस 3y प्लस 3y एलिमिनेटेड. डिफरेंट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. एक माइनस में है 3y, एक प्लस में है, तो इट बिकम 0. 4x and 18x become 22x. 28 and 27 become 8 plus 7 15. 3 plus 2 3 plus 2 5 55. 22 is multiplying over here, it will be divided after changing its position. So 11 5 is a 55, 11 2 is a 22. 5 upon 2 और 2.5 दोनों कंडीशन में आप आंसर दे सकते हैं. पेपर 2 है, कैलकुलेटर आपका अलाउ है. आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी कर सकते हैं. योर फर्स्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 2.5. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
y भी फाइंड आउट करना है तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो भी x की वैल्यू आई है आपने उस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो मुझे इक्वेशन 2 आसान लग रही है क्योंकि उसमें y का कोफिशिएंट 1 है, मुझे वो आसान लग रही है, तो मैं इसको पुट x इक्वल्स टू 2.5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपके पास 6x प्लस y is equals to 9. X will replace by its value 2.5 plus y is equal to 9. 6 into 2.5 become 15 plus y is equal to 9. Y is equal to 9. 15 after changing its position become minus 15. Y is equal to minus 6. So the value of x was 2.5 and the value of y is minus 6. So this is the way to solve simultaneous linear equation. ये भी चांसेस है आने का इस बार, क्योंकि इस बार पेपर 2 ही आएगा, तो चांसेस हैं इसमें पेपर 2 में तकरीबन मोस्ट ऑफ द टॉपिक वो कवर करेंगे, तो इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कवर होने के चांस हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी चांस क्वेश्चन के नहीं छोड़िएगा। सो द वैल्यू ऑफ x is 2.5 and the value of y is minus 6. Now the second question, the C part is simplify. Simplify, and there are more than one term in the numerator as well as there are more than one term in the denominator. So if the question is simplify and there are more than one term in the numerator and the denominator, so what you need to do, you need to factorize them first. Before cancellation, what you need to do, factorize them first. पहले इनको factorize करना है आपने. Factorize means to close. Factorize means to close. इसको close करना है. क्लोज कैसे कैसे कर सकते हो, इसकी भी डिटेल वीडियोस मौजूद है, मैं आपको इसको क्लोज करना सिखाता हूँ। क्लोज आप कर सकते हो कॉमन लेके, क्लोज आप कर सकते हो फॉर्मूले से, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, और क्लोज आप कर सकते हो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। ओके, तो पहले देखेंगे हम न्यूमरेटर में किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। कुछ कॉमन है, यस, v इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, तो v कॉमन ले लिया, रिमेनिंग v माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 2, 13 और 24 में, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं इसको, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 24 2 ज़ा 48 वाई स्क्वायर माइनस में, क्योंकि प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 24 है, डिफरेंट साइन गिव्स नेगेटिव आंसर, और आपके पास मिडिल टर्म में माइनस 13v। ओके, अब आपने इस तरह से, जब भी ऊपर माइनस का साइन होगा, तो ब्रेकिंग में सब्ट्रैक्शन होगी, एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आप माइनस करें तो 13 आए, और जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 48 आए। सो 48 के फैक्टर्स से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 48 के फैक्टर्स 1 इंटू 48, लेकिन माइनस करने से 13 नहीं आएगा, 2 इंटू 24, लेकिन माइनस करने से 13 नहीं आएगा, 3 इंटू 16, 16 3 ज़ा 48, इनको माइनस करूंगा तो 13 आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रू फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है और जिनको माइनस करने से 13 आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, बड़ी वैल्यू मिडिल टर्म माइनस में, तो बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, माइनस 16v, और छोटी वैल्यू प्लस में होगी। सो दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग। दिस इज द वे टू ब्रेक दी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स ये हैं। ओके, अच्छा जी, सो आपके पास था 2v स्क्वायर, मिडिल टर्म आपकी ब्रेक हो गई। मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद आपके पास जो दो नंबर आए हैं वो माइनस 16v और प्लस 3v माइनस 24 से सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक होगी, उसकी जगह ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे। ओके, सो मेक अ पेयर, ऊपर तो हमने फैक्टराइज कर ही दिया है, नीचे वाले को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो पहले आपने फर्स्ट टू और लास्ट टू का पेयर बनाना है। जब आप फर्स्ट टू का पेयर बनाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या कॉमन है, 2 और 16 में 2 इज कॉमन, v स्क्वायर एंड v में v कॉमन, रिमेनिंग v माइनस 2 8 ज़ा 16, देन 3 and 24, 3 is common, remaining v, 3 8 ज़ा 24. So numerator is completely factorized, denominator में
ब्रैकेट कॉमन हो गए, v-8 टेक v-8 कॉमन, v-8 एंड रिमेनिंग 2v प्लस 3, 2v+3। ये आपका कंप्लीटली फैक्टराइज्ड हो गया, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब आप लोग कैंसिल कर सकते हैं जो सेम है, v-8 हैज बीन कैंसिल्ड, नाउ रिमेनिंग v in the numerator and in the denominator 2v+3. So this is the way to simplify the question, simplify the fraction if there are more than one term in the numerator as well as there are more than one term in the denominator. ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आने का चांस है, क्योंकि मोस्टली पेपर 1 में आता है, लेकिन क्योंकि इस बार पेपर 1 नहीं होगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर 2 में भी आपके पास जरूर आएगा। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 related to sets and Venn diagram. X is an integer which is greater than or equal to 1 and lesser than and equals to 18, and A is a prime number. पहले सारे नंबर को मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 से लेके 18 तक, 1 2 3 4 अप टू 18, and A is a set of prime number. Prime number are those number which are divisible by 1 and itself, जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 and itself. So 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number and 17 is a prime number. ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ दो टेबल्स में आते हैं, वन के और अपने आप के। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। कभी भी गिवन सेट जो होता है वो यूनिवर्सल को एक्सीड नहीं करता है, इसीलिए हमने 17 पे जाके स्टॉप कर दिया। हालांकि इसके बाद 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, लेकिन कभी भी गिवन सेट यूनिवर्सल को एक्सीड नहीं करता है। तो ये आपके पास ए सेट आ गया, ऊपर आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कंप्लीट द वेन डायग्राम, या आपने इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम में फुलफिल करना है। अच्छा जी, सो आपके जो नंबर बचे हैं 2 3 आ चुका है, 5 7 11 13 एंड 17। ये मैंने ए के कॉलम में, ए का सर्किल अब देखेंगे तो सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अब बी वाले नंबर भी आ गए। अब हमने देखना है जो नंबर्स ए और बी दोनों में नहीं आए वो बाहर आएंगे, वो बाहर सर्किल के बाहर कहीं भी आप लिख दें the numbers which does not belong to either A or B, so you need to write that number outside the circle. 1 आ गया है B के अंदर, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है दोनों सर्किल में, तो 8 आ गया बाहर। 9 B में है, 10 दोनों में नहीं है तो 10 आ गया सर्किल से बाहर। 11 आ गया, 12 आ गया, 13 हो चुका है। 14 दोनों में नहीं है तो 14 आ जाएगा सर्किल से बाहर। 15 दोनों में नहीं है, 15 आ जाएगा सर्किल से बाहर। 16 भी दोनों में नहीं है, 16 आ गया सर्किल से, दोनों सर्किल से बाहर। सो दिस इज द वे टू कंप्लीट दी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को कंप्लीट करने का ये तरीका है, ठीक है। सर्किल ए सर्किल बी कंप्लीट हो गए। अब बाकी नंबर्स कहाँ आएंगे? जो यूनिवर्सल सेट में वो रेक्टेंगल के अंदर आएंगे और सर्किल से बाहर आएंगे। अच्छा जी, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट बी। अब सेट बी की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। सेट बी में कौन कौन से नंबर है? सेट बी में जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 6 9 12 एंड 18। इसको डिस्क्राइब कैसे करें? 1 2 3, अब ये 18 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 12 सारे 18 के फैक्टर्स हैं, नहीं 4 नहीं है, 36 के सारे फैक्टर्स हैं। 36 1 के टेबल में भी 36 आता है, 2 के टेबल में भी 36 आता है, 3 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी 36 आता है, 6 6 जा 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। सो सेट बी आर, इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। सो यू नीड टू डिस्क्राइब इट। एक्स यहाँ पे लिखा भी है फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ व्हाट, विच नंबर? फैक्टर्स ऑफ 36। सो एक्स आई जेड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। तो ये आपका बी की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई। फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड एन, एन मीन्स तादाद। ए यूनियन बी में जितने भी आंसर आ रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपने बतानी है, तादाद आपने बतानी है। फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, टोटल ए और बी में जितने भी आंसर हैं उन सब की तादाद बतानी है आपने। तो ए और यूनियन बी मतलब ए और बी सर्किल में कितने एलिमेंट्स है टोटल, वो सारे बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो total there are total 13 elements all together in A and B.
ए और बी में ऑल टुगेदर टोटल 13 एलिमेंट्स हैं, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए. सो देयर आर टोटल 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तादाद बतानी थी हमने ए और बी की टोटल मिला के. ठीक है, कभी भी रिपीट होने वाला एलिमेंट काउंट 2 बार नहीं होगा सेट के अंदर, एक ही बार काउंट होगा. उसके बाद है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. अच्छा, इसको आपको शेड करना भी आना चाहिए. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्सेप्ट ए के अलावा, एक्सेप्ट ए के अलावा. इंटरसेक्शन मतलब सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा. बी तो फिर कौन सा हिस्सा शेड होगा? सिर्फ बी वाला. तो दिस इज द आंसर थ्रू वेन डायग्राम के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्किल ए तो शेड होगा ही नहीं, इंटरसेक्शन मतलब सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा, बी मतलब जो बी में बचता है अब सिर्फ वो हिस्सा शेड होगा. तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 4 6 9 12 एंड 18. ये मैंने लिस्ट बना दी इस आंसर की, 1 4 6 9 12 एंड 18. अगर आप लोग इसको ऐसे करना चाहो कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले और फिर बी में ए कॉम्प्लीमेंट और बी में क्या कॉमन है, तो उससे भी आपका आंसर यही आएगा. 1 मार्क का क्वेश्चन है, जितना टाइम सेव कर सकते हो 1 मार्क इसको करेक्ट आंसर ओनली. तो CAO इस पे मेंशन होगा, तो आप लोगों को जितना टाइम बचा सकते हो आप लोग बचा सकते हैं. फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 140 एंड 770. 140 और 770 का एलसीएम लेना है आपने. 140 एंड 770 लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 140 एंड 770. 2 के टेबल में 2 7 जा 0 का 0, 2 3 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 3 6. अगेन 2 के टेबल में 2 3 जा 2 5, 385 रिमेन सेम. देन 5 के टेबल में 5 7 जा 5 7 is 35, remaining 335, 5 7 is 35. Now they are divisible by 7. 7 ones are 7 11s are 11 ones are. Okay, so its answer will be 2 2 5 7 and 11. तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, जो भी आंसर आएगा वो आप लोग चेक कर लीजिएगा. लेट्स चेक. 2 multiply 2, कैलकुलेटर आपको अलाउ है. 2 multiply 2 4 4 5 is 20, 20 into 7 140, 140 into 11. Your final answer will be 1540, 1540. So the LCM of 140 and 770 is 1540. Okay, so ये आपका LCM लेने का तरीका हो गया. अच्छा जी, now the important question. A rectangular field measures 450 meter by 306 meter. The whole field is divided into identical square plots. एक फील्ड है जिसकी मेजरमेंट है 450, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और विड्थ आपके पास गिवन है. आपने इसको आइडेंटिकल स्क्वायर प्लॉट्स में तोड़ना है जिसमें कोई भी जमीन बाकी ना बचे. फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल साइड लेंथ फॉर द स्क्वायर. उस स्क्वायर प्लॉट्स की लार्जेस्ट पॉसिबल साइड क्या हो सकती है. अच्छा जी, इसमें सिंपल, जब आपने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको आपने स्क्वायर प्लॉट, रेक्टेंगुलर फील्ड को स्क्वायर प्लॉट्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप इसका HCF ले लें. फिर मैं इसका रीज़न बताता हूँ HCF क्यों लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फिर मैं इसका नंबर्स को छोटा करके मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ. 450 एंड 306. HCF इसका कैसे आएगा? दोनों कौन से कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहे हैं? 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो 2 के टेबल से 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा. Okay, then 2 1s are 2 5s are 10, 2 3s are 6. Now both the number is divisible by 3. 3 into 7, 3 5s are 3 5s are 15, 3 1s are. Both the numbers are again divisible by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 7s are 21. Now there isn't any common number which divides 17 and 25. तो आपका HCF आया 2 3 and 3. तो आपके पास जो स्क्वायर प्लॉट्स होंगे
वो होंगे 2 3 6 6 3 18। 18/18 के जब आप अगर आप इस रेक्टेंगुलर फील्ड में 18/18 के प्लॉट्स रखेंगे तो आपके पास सारी ज़मीन आपकी कवर हो जाएगी और कोई ज़मीन बाकी भी नहीं रहेगी। अब इसी चीज़ को हम छोटी एग्जाम्पल पे कर लेते हैं। लेट सपोज आपके पास 16/12 का एक प्लॉट है, ठीक है। आपने इसको स्क्वायर प्लॉट्स में, इस ज़मीन को स्क्वायर प्लॉट्स में कन्वर्ट करना है और कोई ज़मीन बचनी भी नहीं चाहिए। तो 16 और 12 का HCF क्या होगा? 16 और 12 का 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा। तो इसका स्क्वायर प्लॉट्स की जो लेंथ होनी चाहिए, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 2 ज़ा 4। अब देखो, अगर मैं 4/4 का प्लॉट बनाता हूँ, 4/4, 1 2 3 4, तो 4 4 4 4 4 टोटल हो गया 16। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे फिर, और फिर 4 4 4, ये हो गया टोटल 12। तो ऐसे इस तरह से जो प्लॉट्स बने, इसमें कोई भी जगह बाकी बाकी नहीं रही। ओके, तो 16/12 का जो हमने 4/4 के प्लॉट्स बनाएंगे तो कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपने HCF निकाला वो दोनों नंबर का कॉमन नंबर है। वो लेंथ को भी कवर कर रहा है और विड्थ को भी कवर कर रहा है, और कोई भी चीज उसमें बाकी रिमेनिंग नहीं रहेगी। तो जो HCF होता है, दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स। दोनों लेंथ का और विड्थ का दोनों का कॉमन नंबर आपने निकाल लिया तो कोई भी हिस्सा बाकी लेंथ और विड्थ में कॉमन बाकी नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट दी HCF। और ये इस तरह की अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आपने इस तरह से इसको कवर करना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क AB। लेंथ ऑफ आर्क AB। सो AB यहाँ पे दो हिस्सा है, एक है आर्क AB, ये आर्क AB है। दूसरा है कोड AB, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज कोड AB। ओके, डॉटेड लाइन जो है, और जो ग्रीन वाली है दैट इज कॉल्ड आर्क। इसी वजह से उसने इस चीज को मेंशन किया, आर्क AB। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द आर्क AB इज एंगल ओवर 360 इंटू 2πr। क्योंकि ये सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है इसलिए इसमें 2πr आता है। एंगल आपके पास है 134, 134 डिवाइडेड बाय 360 आउट ऑफ 360। 2 पाई मीन्स 3.142, आर मीन्स रेडियस आपके पास है 11, आर मीन्स 11। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करें, आपका आर के भी आ जाएगा फ्रैक्शन 134 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 3.142, या पाई लिख दें, इंटू आर, आर मीन्स 11, रेडियस है आपका 11। तो आपका आंसर आया 25.73, 25.73 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन में डिमांड अगर कुछ भी ना करे तो आप इसको 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दे सकते हैं। अच्छा जी, सो ये आ गया आपके आर्क AB। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन AB। O टू द लाइन AB। अब ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया था ये लाइन थी, और ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये आर्क AB है। तो आपसे एग्जामिनर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है O से लाइन AB का, यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपसे मालूम करने कह रहा है कि ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, O टू लाइन AB। अच्छा जी, जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, परपेंडिकुलर लाइन बनाई O से लाइन AB पे, तो इसने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया। ठीक है, जब आपके पास ये ट्राइंगल जो है OAB, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब आप इसको ब्रेक करते हो तो इक्वली एंगल डिवाइड होता है। 134 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 134 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 67। तो 67 आपका ये एंगल हो गया, ये आपके पास 11 हो गई। आपको ये x मालूम करना है। तो इस एंगल के मुताबिक x जो है ये आपका बेस है, एडजेसेंट है, और ये आपका 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा आपके पास है 67, बेस आपको मालूम करनी है x,
और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 11 multiply by cos 67, you will get the value of x. 11 multiply by cos 67, your answer will be 4.30 in 2 decimal place. So the shortest distance from O to the line AB is 4.30. Okay, so ये हो गया आपका A part. Now B part. अच्छा, प्रिज्म के अलावा तमाम 3D शेप्स के आपके पास फॉर्मूलाज गिवन होंगे, जैसे कि इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज रिप्रेजेंटिंग बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन भी आपके पास गिवन है पाई आर एल. हाइट आपके पास गिवन है 9.5. वॉल्यूम आपके पास गिवन है. शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. अब वॉल्यूम गिवन है आपके पास एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड द रेडियस. तो वॉल्यूम फॉर्मूला भी आपके पास गिवन है. वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज 115 सेंटीमीटर क्यूब बाय 3.142. रेडियस फाइंड आउट करना है. हाइट 9.5. सो 115 multiply by 3.142 multiply by 9.5 is equal to r square. ओके, सो जो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि सिंगल टर्म है यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, बीच में 3 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और 9.5 और 3.142 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया. कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज करें. 115 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9.5. सो आपके पास आर स्क्वायर आया 11.558 और 11.56 आर स्क्वायर आ गया. अब हमें तो वैल्यू रेडियस की मालूम करनी है. स्क्वायर हमें कैंसिल करना होगा. स्क्वायर को हमें ख़त्म करना होगा रूट ऑन बोथ साइड लेके. सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11.56 स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल. सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी square root, last answer, it will be 3.399 in 1 decimal place. It will be, the answer is 3.3997. अच्छा जी, but you need to give your answer in 1 decimal place. It will be equal to 3 point, first decimal place is 3, उसके बाद 9 है तो ये राउंड होके हो जाएगा 3.4. So answer is 3.4 centimeter. Okay, so this is the way if volume and height are given to you and they're asking to find the radius, तो आपने इस तरह से find out करना होगा. Now calculate the curved surface area of the cone. Very simple question. Formula भी इसका given होता है, जो कि question में given भी है, which is pi r l. So pi is 3.142. Radius अभी हमने निकाला, वो क्या आया 3.4 I guess. 3.4, yes. And slant height is missing. Where is slant height? Slant height कहते हैं इसको. ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये slant height है. ये these are the slant height. अब slant height अगर मिसिंग है तो slant height फाइंड आउट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है slant height फाइंड आउट करने में. हाइट ऑफ सिलेंडर, radius and slant height. Slant height is representing by L. They form a right angle triangle. क्या बनाते हैं? कौन से? Height of cylinder, radius and slant height. They form a right angle triangle. तो right angle triangle में आपके पास hypotenuse find out करना है, slant height L find out करना है, hypotenuse is L. Hypotenuse square is equal to base. Base आपका radius है. Radius है 3.4 स्क्वायर. ये जो बेस है ये आपका 3.4 आया था. 3.4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और बेस
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और स्लेंट हाइट आपके हाइपोटेन्यूज हो गया। रेडियस 3.4, हाइट 9.5, और ये स्लेंट हाइट मालूम करना है 9.5 स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.4 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 101.81। 101.81 स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। L is equals to square root last answer, it's equal to 10.09 or 10.1 in one decimal place। ठीक है, तो पाई आर एल, पाई 3.142 आर हमने निकाला था, एल अभी हमने निकाला, वो आया 10.1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10.1 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.4, तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 107.79। सो ये आपका कर्व सरफेस एरिया है 107.79। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई कांस्टेंट वैल्यू 3.142, आर हमने लास्ट पार्ट में निकाला था 3.4, स्लेंट हाइट एल मीन स्लेंट हाइट, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, रेडियस और हाइट गिवन था हमारे पास, स्लेंट हाइट हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। तो हमारा आंसर आया 107.79 और 107.8 कर सकते हैं, और 107.8 कर सकते हैं, और 108 कर सकते हैं। सारे आंसर करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, जो भी आपके जो पेपर में फर्स्ट पेज पे मेंशन होता है। आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे तो ये ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे ये ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे ये ठीक है। सो ऑल द आंसर विल बी कंसिडर करेक्ट वन। ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट इसमें कंसिडर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करूंगा, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से डिटेल वीडियो में बनाता जा रहा हूँ और शेयर करता जा रहा हूँ फॉर जुलाई स्टूडेंट जो जुलाई में अभी पेपर दे रहे हैं, और बाकी भी आगे लोगों के काम ही आएगी वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो। सो फॉर मोर वीडियोस अगेन एक ही बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।